Okay, so the chapter is work, energy and power. कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती है जहाँ पर हमें किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है ना। सो कोई भी पर्सन विदाउट एनर्जी वर्क नहीं कर पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये कि जब आप पूरे दिन खाना ना खाओ तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। अगर एनर्जी नहीं ले पाओगे तो आपको कोई भी काम कहा जाएगा यू विल नॉट डू। अच्छा, फिर से तो हमारे इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। और एनर्जी के बारे में क्या खास बात होती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अगर हम कभी भी वर्क करना चाहते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी सोच सकते हैं पिक्चराइज कि हम किसी फ्री स्पेस में, और उस फ्री स्पेस में अगर हम सोचें कि कोई प्लेनेट भी नहीं है वहाँ पर, ना कोई स्टार है, ना कोई एस्ट्रॉइड, ना कोई मेटियोर, कोई भी कॉमेट वगैरह कुछ नहीं है, तो जिस लोकेशन पर हम हैं उस लोकेशन से हटकर किसी दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई फोर्स लगानी पड़ेगी? तो आंसर है कि अगर आपकी लोकेशन चेंज भी होती है तो आपको पता रत्ती भर का नहीं लगेगा, क्योंकि जिस लोकेशन पर आप होते हो या कहीं भी होते हो वहां से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए अगर मैं चल के जाता हूं, सपोज यहां से यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ती है मेरे मस्कुलर फोर्स को। मतलब मैं मस्कुलर फोर्स लगाता हूं तो मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट आगे चल पाता हूं। इन द सेम वे अगर हम स्पेस में हैं, इस स्पेस में आसपास कोई भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लोकेशन में चेंज होगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ को पता करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टार होना ज़रूरी है। अगर यूनिवर्स में कोई स्टार है, उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और अगर उसके पास है तो हम उसके ग्रेविटेशन फोर्स को चैलेंज करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। यही होता है। जैसे अगर इसको हम मान लें कोई एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट, इसके चारों तरफ एक इफेक्ट रहेगा जिसको हम आज क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये चारों तरफ ऐसे। और अब मैंने डिसाइड किया कि एक लोकेशन यहाँ से मुझे चल के जाना है और वो चल के मुझे यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो भी फील्ड थी उसके अगेंस्ट में चल के यहाँ पर आया, क्योंकि ये चाहती नहीं है, ये मास, ये फोर्स लगाएगा मेरे ऊपर और मेरे को चलने नहीं देना चाहता। मैं जब यहाँ से यहाँ आऊँगा तो इसकी फोर्स को मैं टैकल करूँगा। इन द सेम वे जैसे ये डस्टर, अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन से उठा के ऊपर ले जाता हूँ तो मुझे इसको उठाकर ले जाने की नीड पड़ी। अगर मैं फिर से बोलूँ कि ये एक रेफरेंस है, ये यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, इसको ले जाकर अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मैंने क्या देखा कि इस रेफरेंस से मैं इतना ऊपर ले गया और मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन में चेंज कैसे किया, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पर फोर्स लगाया और उठा दिया। अगर फोर्स लगा के उठाया तो फोर्स मैंने कब लगाई, तो आंसर है जब कोई फोर्स मुझे अपोज कर रही थी। अगर कोई फोर्स मुझे अपोज नहीं करती
तो फोर्स लगाने की नीड ही नहीं थी, है ना। ओके, सो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन चेंज करनी है, सो वी नीड टू अप्लाई फोर्स। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पहला। दूसरा, अगर हमें पोजीशन चेंज करनी है सो वी नीड फोर्स, और उस फोर्स को मैं तब लगाऊंगा जब कोई फोर्स मुझे अपोज कर रही होगी। अगर कोई फोर्स मुझे अपोज ही नहीं कर रही है, कोई आसपास है ही नहीं, तो उसकी पोजीशन में चेंज मैं मानूंगा ही नहीं, उसको कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, इस बात को हम समझेंगे जब इसकी हम पूरी एक मैथमेटिक्स को आगे समझेंगे ग्रेविटेशन को पढ़ते वक्त। अब यहां पर वर्क किसे कहते हैं, तो वर्क को समझने के लिए हमने फिजिक्स में एक डेफिनेशन बनाई, और वो ये कि वर्क इज टू बी डन, वर्क को पूरा किया जाएगा। पंखा बंद करो। कैसे किया जाएगा तो सुनो। हम ऐसा कहेंगे कि वी अप्लाई फोर्स on an object so that its position will change। ये हम फोर्स लगाएंगे ताकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये इसका कुछ मास है और ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है, ये तो जब मैं इसको आगे की तरफ धकेलूंगा तो एक बात पक्की है कि ये ऑब्जेक्ट इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। क्यों? जैसे जैसे इसको आगे बढ़ना होगा वैसे वैसे जमीन का फ्रिक्शन जो होगा, अर्थ का फ्रिक्शन या किसी सरफेस का फ्रिक्शन, वो इसको अपोज करेगा। तो इसीलिए इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट मैं फोर्स लगाकर इसको आगे ले जाता हूं। अच्छा, कहां ले जाता हूं इसको आगे? तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ये ऐसे आगे चलकर आ गया, तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास से इसकी पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि न्यूटन की जितने भी लॉ हैं वो पॉइंट मास के लिए काम करते हैं। तो इसने h डिस्प्लेसमेंट किया ये, और ऐसे केस में जो फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे दैट विल बी योर वर्क। बट दिस इज नॉट कंप्लीटेड राइट नाउ। तो फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दो। क्या हो अगर हम इसको और ध्यान से देखें? देखो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी नो two vector quantities are multiplied by two methods. First, scalar product, second, vector product। और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर को क्रॉस। तो इनमें या तो डॉट आएगा या तो क्रॉस आएगा। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमें पता है कि स्केलर लगाएंगे तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? Two vector scalar product of two vector quantities give a scalar quantity, और वर्क डन स्केलर है इसलिए ये सही है। नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट को हमने एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया है तो इसको जरा ध्यान से देखो। ये सरफेस है
इस पर एक बॉल रखी हमने, इसको हमने एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ एक्सटर्नल, किसके अगेंस्ट? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटी ये ऐसे काम करेगी, इसको फोर्स लगा के यहां से लेकर यहां पर इसको हमने शिफ्ट किया, कितनी हाइट पे? लेट्स बी से h हाइट पर शिफ्ट किया, तो कितना वर्क डन हुआ? W इक्वल्स टू यहां से यहां ले जाने के लिए फोर्स टाइम्स x, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा? Fx cos थीटा। यहां पर मेरी एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? Fext है, ठीक है। मैं इसको ये फोर्स लगाता हूं इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी? h टाइम्स cos थीटा। और हमें पता है यहाँ पर कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, ये और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में F इंटू एच और cos 0, क्योंकि cos थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में कितना एंगल पैरेलल है? सेम डायरेक्शन, 0 एंगल। cos 0 1, so this is your work done, F टाइम्स h। ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब देना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस यहीं पर लेकर आ जाऊं तो क्या होगा? पहले ये ऊपर गया और अब ये नीचे लेकर आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी? नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन कितना? आप कहोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0 वर्क डन। अब एक बात सोचो, जब जब हम वर्क करते हैं तब तब एनर्जी खर्च होती है। इसको ऊपर ले गए, नीचे लेकर आए, इस केस में वर्क डन हो गया 0। क्या एनर्जी 0 खर्च हुई है? नो। तो इसका 0 का मतलब क्या है? ये जरूरी है। इस 0 का सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, ध्यान से समझते हैं एक बार इसको ना। इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोजीशन से फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, ठीक है, नीचे लेकर आया, वर्क डन 0। अब हमसे घर में ये कहा जाता है कि चलिए जो अलमीरा सामने रखी है उसके नीचे कॉइन गया है, उस अलमीरा को उठाइए। तो आप गए, बाहुबली की तरह ले उसको उठा दिया, ठीक है। किसी को कॉइन निकालना था, उसने निकाल लिया। आप बोलते हैं मेरा कितना शेयर बना? उसने कहा क्यों शेयर क्यों बनेगा, इसको वापस रखोगे ना नीचे। जब इसको वापस नीचे रखोगे तो कितना वर्क डन हो जाएगा? 0। काय को पैसा देंगे आपको? तो आप कहते हो अच्छा ये बात है, अलमीरा पकड़ उसके हाथ में छोड़ दे, जा। अलमीरा पकड़ के उसके हाथ में छोड़ोगे तो क्या होगा? उसका हाथ टूट जाएगा। इवन अलमीरा टूट सकती है, होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे ये, इसको मैं आराम से ले गया, ठीक है। मैंने पूछा मुझे इस वर्क का पैसा मिलेगा? उसने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वापस ला के रखोगे। तो मैंने कहा अच्छा तो मुझे पैसा दोगे नहीं, यहाँ से ले, डायरेक्ट छोड़ दिया उसके हाथ पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे ठीक है जैसे को पैसा। अगर आपको वो कहे कि आपको वर्क करने का पैसा मिलेगा, इसको ऊपर ले जाइए और यहां से पकड़ के संभाल कर नीचे लेकर आओ, है ना। अब ध्यान से देखना, इसको ऊपर ले गए आप, ठीक है। इसको आपको नीचे लेकर आना है। नीचे ग्रेविटी तो खींच रही है, इसको तोड़ना चाहती है ग्रेविटी, और आप क्या बोलोगे? अपनी एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे और ये टूटे ना, इसलिए इसको आराम आराम से रख दोगे। तो भी क्या हुआ? तो भी आपने वर्क किया, लेकिन कैसा वर्क किया? ध्यान से समझना। आपने उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहां करा रहे हैं?
नीचे संभाल कर कराना पड़ता है, करना होता है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ऐसे केस में जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है? तो आंसर है माइनस एफ एक्स, नेगेटिव वर्क डन। क्यों नेगेटिव? तो आंसर है कि वर्क डन होता है एफ एक्स कॉस थीटा। एफ एक्स थीटा कितना? 180, और कॉस 180 कितना होता है? माइनस का 1। ये क्या हो गया? नेगेटिव वर्क डन। तो क्या हुआ? यहां से यहां पर वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में। और जब नीचे संभाल के लेकर आ रहे हो तो कैसा वर्क डन? नेगेटिव वर्क डन। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? 0। क्या वर्क डन किया? नहीं, नेगेटिव। बस ये साइन शो करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वर्क डन किया है। तो इंडिविजुअली यहां से यहां पर वर्क है, नीचे लेकर आ रहे हैं वो भी वर्क है, दोनों में वर्क है। इस केस में देखो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। हाँ, इस केस में तो दोनों की डायरेक्शन सेम है कि मैं फोर्स भी नीचे की तरफ लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट नीचे की। नहीं, फोर्स नीचे कौन लगा रहा है? फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। वो तो ग्रेविटी हमारे फोर्स को ऐसे, ग्रेविटी को खींचना चाहती है, और मैं चाहता हूं टूटे मत, तो इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। बताइए क्या हो रहा है? रुका क्यों है ये? तो आंसर है ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो मेरी फोर्स कहाँ लग रही है? हाँ, तो मैं इसको ऑटोमेटिक ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो दोनों बैलेंस हुआ। अगर मेरी ऊपर वाली फोर्स जा रहा है तो क्या होगा? उठ जाएगा। जैसे एक बड़ा सा पत्थर उठा रहे दम लगा के, हम उसको पूरी दम लगा के उठाते हैं, ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है और हम उसको ऊपर ले आ रहे हैं। अब हमने पकड़ रखा है, किसी ने बोला कि नीचे रखो, छोड़ दो, ग्रेविटी तो खींचे रही है। ऐसा करोगे तो नुकसान होता है, वो चीज़ टूट जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करवाती है। कितना एक्सेलरेट? तो आंसर है कि नीचे लाते ना ग्रेविटी एक्सेलरेट कराती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब आप चाहते हो कि ये एक्सेलरेशन मत आए, इसके लिए क्या किया? एक ऊपर ले जाकर उसको पकड़ के आराम से नीचे रखते हो, तो क्या उसका एक्सेलरेशन इतना आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये एक्सेलरेशन, और जब हम लेकर पकड़ के आते हैं दोनों इक्वल नहीं है। तभी पॉसिबल है ये जब मैं भी अपनी एक फोर्स ऊपर लगाऊंगा। तो इसका मतलब कि जो वर्क डन है वो इस डायरेक्शन में भी हुआ है और ऊपर से नीचे लाते वक्त भी हुआ है, दोनों केस में वर्क डन हुआ है। दिमाग में आया? तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है नेट वर्क डन, बट वर्क इज डन इन बोथ केसेस, यहाँ से यहाँ भी और ऊपर से नीचे भी। ओके, तो दो बात समझ में आ गई, एक नेगेटिव वर्क डन, एक पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, तो नेगेटिव वर्क डन क्या शो करता है? ओनली डायरेक्शन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, और कुछ नहीं, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, तो इसके आगे सुनिए। अब वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं। तो वर्क को किस में नापते हैं? तो आंसर सिंपल है, हम जब भी वर्क करते हैं तब हमारी एनर्जी खर्च होती है, तो जितना हम अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं उतना ही वर्क डन होता है। इसका मतलब कि वर्क डन की कैलकुलेशन या उसकी यूनिट को हम बोलेंगे जूल में। सो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, साइंटिस्ट के नाम पर इसलिए कैपिटल जूल। और इसके डायमेंशन हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। ये फोर्स की क्या होती है? तो आंसर है ML_T-2। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? L, तो L और L बन जाएगा 2, L2। सो दिस इज डायमेंशन एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं। अभी हम यहां पर एक टॉपिक लेते हैं, वो है कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटी, और एक मैग्नेट के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड को हम नॉन कंजर्वेटिव ले लेते हैं। व्हाई? सो वी विल सी। देखिए कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, तो आंसर अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है। सो इन दिस केस वर्क इज और वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, एक फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते ये जरूरी है क्योंकि ये बार बार इंट्रोड्यूस होगा। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। व्हाट इज मेंट बाय पाथ इंडिपेंडेंट? सो लिसन, ये एक ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ, ये इसके चारों तरफ एक इफेक्ट है। वो इफेक्ट कैसा है? तो ऐसा समझिए कि अर्थ के ऊपर से फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, हम जानते हैं ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये इस तरह से। अब मैंने ये चीज़ देखा कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, मैंने ना इसको फोर्स लगाकर यहाँ पर लेकर आना है। इसको नीचे मान लेते हैं, ये ऐसे, मुझे इसको यहाँ लेकर आना है फ्रॉम A टू O इधर। तो ऐसे केस में मैंने सोचा कि मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क तभी होता है जब फोर्स लगती है, और हम फोर्स तभी लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स तभी लगाते हैं जब कोई फोर्स उसको अपोज करती है। मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ये ऐसे, अब यहां पर मैं इसको लेके जा रहा हूं। टेल मी, क्या ग्रेविटी इसको अपोज कर रही है? नहीं, ग्रेविटी केवल एक केस में अपोज करती है, ऊपर ले जाओ, सिंपल। कि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, हम उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं। अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, फिर से, तो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का फोर्स का इफेक्ट कब काम कर रहा है? जब इसको हम यहां से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी मुझे अपोज करती है, ठीक है ना? कैसे अपोज करती है ये दिखता है, उसकी फील्ड कहाँ पर है? सारी की सारी नीचे। जब मैं उसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो मैंने हाइट में कोई भी चेंज नहीं किया, हाइट सेम है। तो इसीलिए इस पाथ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, हर किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, जितनी यहाँ पर उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, उतनी यहाँ पर, तो क्या कोई फोर्स मुझे अपोज करेगी? नहीं। मैं उसको यहां से लाने का फायदा कुछ नहीं हुआ। अगर मैं उसको यहां से यहां ले जाता हूं तो फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ग्रेविटी कब अपोज करेगी? जब इसको ऊपर ले जाएंगे। तो अगर अपोज यहां से यहां मिला ही नहीं मुझे, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाऊंगा? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, देखिए फिजिकल वर्ल्ड में जो नेचर वाला ऐसे काम करते हैं, ऐसे में हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो हम इसमें बोलते हैं कि हाँ, हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इसको संभालने के लिए। यहाँ पर एक नहीं, दो तीन चार इफेक्ट और इंक्लूड हो जाते हैं। अभी हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं ओनली वन इफेक्ट। वो इफेक्ट कौन सा है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अगर यहाँ से यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है, सो आई डू नॉट रिक्वायर and I do not need to apply any external force. So if any external force is not required, will there be any work done? So the answer is no. No work done. हाँ, अब इस पाथ से मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ ऊपर, तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अब अपोज मिलता है। अपोज कैसा? ग्रेविटी ये काम कर रही है, mg। ऊपर ले जाऊंगा तो अपोज है, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा?
ओनली फ्रॉम हियर टू हियर। फिर से ऑब्जेक्ट को मैं पहले यहाँ पर ले गया मैं, ठीक है, इसकी लोकेशन मान लो यहाँ पर P है, ये O, यहाँ पर ले गया मैं ऑब्जेक्ट को, तो मुझे वर्क करना पड़ा, अपोज है, ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, नीचे। अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, कोई अपोज होगा? नहीं होगा, तो भी वर्क कितना ही है, उसी हाइट पर, जो हाइट यहाँ पर थी h, वही यहाँ पर भी h। फिर से इसको मैं जब यहाँ ले जाऊँगा तो क्या होगा? तो आंसर है कि यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हैं, इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ऐसे वाला कंपोनेंट का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो ऐसे वाले कंपोनेंट ही केवल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वहीं पर ग्रेविटी अपोज करेगी। इसको जब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो भी कितना वर्क डन, इसी हाइट h तक। तो क्या समझ में आया कि आप इसके कोई से भी पाथ चुन लो, कोई वर्क डन नहीं होगा। फिर से अगर एक बॉल को मैं अपने जेब में कैरी करता हूँ और कैरी करने के बाद मैं उसको घूमता हूँ, खूब ज़्यादा घूमता हूँ, और उसको मैं यहाँ से ऐसे घुमाकर ऐसे 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 ले जाकर यहाँ पर रख देता हूँ, तो भी वर्क डन कितना होगा? तो भी वर्क डन उतना ही होगा जितना इस हाइट के लिए हो रहा है। कितना हो रहा है? तो इसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हर केस में वर्क डन सेम। तो क्या समझ में आया कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो वर्क हम कौन सी फोर्स लगा के कर रहे हैं? एक्सटर्नल कर रहे हैं। लेकिन ये पाथ इंडिपेंडेंट कब बना? अच्छा, इसको जानने से पहले एक एग्जांपल और देखो। अगर हम कार की बात करते हैं, मैं एक कार को, मुझे इस पाथ से इस पाथ पर लेकर आना है, तो मैंने पेट्रोल भरवाया और भरने के बाद मैं यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पहुँचता हूँ, एक बार यहाँ पहुँचता हूँ, एक बार ये घूम के हुए ये इस पॉइंट पे आया। ठीक है, तीनों में पेट्रोल सेम होगा खर्च? नहीं, इस वाले केस में पेट्रोल ज़्यादा खर्च है, सबसे कम इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पर अपोज मिल रहा है इसको, यहाँ से यहाँ भी अपोज मिल रहा है। वो अपोज कौन है? तो आंसर है वो अपोज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ग्रेविटी की तरह नहीं काम करता है कि यहाँ से यहाँ ले जाओ तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। नहीं, फ्रिक्शन हर बार काम करता है और हर बार अपोज करता है हमारे मोशन को। इसीलिए अगर ये हर बार अपोज करेगा तो हमारे पास फ्रिक्शन के केस में जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा। आया समझ में? अब इन दोनों केस में समझो, एक यहां पर और एक यहां पर। मैंने यहां पर भी कौन सी फोर्स लगाई? एक्सटर्नल। यहां पर भी कौन सी लगाई? एक्सटर्नल। तो पाथ इंडिपेंडेंट जिसमें हुआ, पाथ डिपेंडेंट जिसमें हुआ, वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? तो वो फोर्स है जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है, जिसके अगेंस्ट हम फोर्स लगाते हैं। तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हुई, एक्सटर्नल या ग्रेविटेशन? तो आंसर है ग्रेविटेशन, है ना। तो फील्ड वाली फोर्सेस जितनी भी हैं ज़्यादातर सारी की सारी, मैग्नेटिक का बस एक डिफरेंट केस आया था कभी कभी, बाकी वो भी कंजर्वेटिव में ही काउंट की जाती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम लिखना चाहें तो कौन कौन से लिखेंगे हम? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल फोर्स, नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स। बस मैग्नेटिक फोर्स का कभी कभी केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो ये सब कैसे फोर्स है? तो आंसर है कंजर्वेटिव। और फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फ्रिक्शन के अलावा और भी फोर्स है जिसको हम समझ सकते हैं जहां पर हर बार अपोज होगा। सो फ्रिक्शन इज
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया दोनों को कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव का और नॉन कंजर्वेटिव का। अब हमने एक काम किया, जब ग्रेविटी इसको यहां से यहां ले जाने के लिए, जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी अपोज कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। मुझे एक बात का आंसर बताना, क्या मेरी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी? इज इट कंपल्सरी? द आंसर इज नो। मैं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ताकत से भी ले जा सकता हूँ, जितनी ग्रेविटी लगा रही है उससे ज़्यादा ताकत से, पॉसिबल है ना। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगी? जैसे हम मान लेते हैं एक बार कि आप ना एक लिफ्ट के अंदर है, एलिवेटर में, और लिफ्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसको ग्रेविटी खींच रही है mg फोर्स से, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन है ना। तो ऐसे में जो लिफ्ट को फोर्स लगा के ऊपर खींचा जा रहा है, क्या उसकी फोर्स और ग्रेविटेशन की फोर्स इक्वल होगी? इज इट कंपल्सरी? नो। अगर इक्वल हुई तो क्या होगा? तो आंसर है कि अगर ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है mg फोर्स से, और एक्सटर्नल भी mg है, तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो। कोई मोशन होगा? नहीं होगा। ऐसे अभी मैं खड़ा हूँ, ग्रेविटी मुझे खींचती है mg फोर्स से, है ना, तो मैं नीचे क्यों नहीं जाता? मेरा कंटिन्यू ग्रेविटी खींच रही है, सो मैं नीचे क्यों नहीं जाता हूँ? कहीं ना कहीं जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ वो फ्लोर मुझे ऊपर की तरफ पुश करता है, जितनी ताकत से। फिर से समझिए इस बात को, मानिए कि एक फ्लोर है यहाँ पर, ठीक है, मैं उस पर खड़ा होता हूँ, ग्रेविटी जिस ताकत से मुझे खींचेगी मैं उस फ्लोर को उतनी ताकत से दबाऊंगा, है ना, उतनी ही ताकत से दबाऊंगा, और फ्लोर क्या करेगा? फ्लोर भी मुझे उतनी ताकत से ऊपर दबाएगा। करेगा ये काम? करेगा। तो क्या मैं ऊपर मोशन करूंगा? नहीं करूंगा। फिर मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को पकड़ा और ऊपर ले गए उठाकर, ठीक है। तो ऐसे में मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ी? सो आई विल से कि मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ी इसको, ऑब्जेक्ट को एक हाइट से दूसरी हाइट तक ले जाने के लिए। तो कितनी फोर्स होगी? दिस इज द टास्क वेयर यू हैव टू थिंक। क्या वो mg होगी या ma होगी? क्या होगी? अगर ma हुई तो वो ऊपर जाएगा, एक्सीलरेट करेगा। mg हुई तो वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा या ऊपर जाएगा? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। ओके, दिस इज योर टास्क। अच्छा, अब यहां पर एक बार और सुनते हैं।